आप इमेजिन करने की कोशिश कीजिए, तालिबान एक खूंखार इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो अफगानिस्तान में शरिया राज लाना चाहता है, जिसमें दुनिया के सबसे डेंजरस मुजाहिदीन शामिल हैं, जिसने 1999 में इंडिया का प्लेन हाईजैक किया था अपने डेंजरस आतंकियों को छुड़वाने के लिए। भले ही बॉलीवुड आपको कितना भी बता दे कि उनका नाम भोला या शंकर था, यही तालिबान आज इंडिया की तरफ आंखें उठाता है और इंडिया को अपना दोस्त बोलता है। इस साल की पहली छमाही में अफगानिस्तान में 16 मिलियन लोगों को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से जीवन रक्षक भोजन प्राप्त हुआ। हम भारत जैसे उदार दानदाताओं के आभारी हैं। पिछले साल भी बड़े पैमाने पर भारत ने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता भेजी थी। Let me thank you and the great people of India for offering gift of water. ये चल क्या रहा है यार? कीजिएगा, ये ठीक नहीं हो रहा सर, आप गलत कर रहे हैं सर। तालिबान के साथ साथ नॉर्मल अफगान में भी भारत के लिए बहुत सारा प्यार है आजकल। ये कहानी है कि कैसे इंडिया ने अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू और अजीत डोवल और इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अपने डिप्लोमेटिक और इंटेलिजेंस मास्टर स्ट्रोक के थ्रू इंडिया और तालिबान के बीच में एक अच्छी दोस्ती डेवलप की है, जिस दोस्ती की वजह से न सिर्फ पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है, वो देश ऑलमोस्ट टुकड़े होने के कगार पर है, लेकिन भारत के मोस्ट वांटेड लोगों को भी तालिबान की मदद से हूरों के पास उतनी तेजी से पहुंचाया जा रहा है जितनी तेजी से पुनीत सुपरस्टार पिछले साल बिग बॉस हाउस से निकाले गए थे। तो कैसे हुआ ये सारा जादू, आइए आज के वीडियो में देखते हैं। हेलो शाम शर्मा शो के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सेकुलरिज्म का सीईओ शाम शर्मा और आप सबका एक सेकुलर प्रणाम। तो देखिए, आज अफगानिस्तान और इंडिया की रिलेशनशिप क्या है उसको समझने के लिए जरा हमको अफगानिस्तान की हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। देखिए, अफगानिस्तान भले ही आज एक इस्लामिक देश के रूप में जाना जाता है, लेकिन अफगानिस्तान एंशिएंट समय में अखंड भारत का एक हिस्सा या एक एक्सटेंशन की तरह था। इनफैक्ट अफगानिस्तान के कई एरियाज हैं जिनके नाम एंशिएंट संस्कृत में थे, जिसमें से सबसे फेमस था महाभारत के काल में अफगानिस्तान का गांधार, जो आज कांधार के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में जिक्र मिलता है कि गांधार पर आज से 5500 साल पहले राजा सुबाला ने राज किया था। उनकी बेटी का नाम गांधारी था, जिनकी शादी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुई थी, जिसका मेंशन हमारे ऋग्वेद, उत्तर रामायण और महाभारत में भी किया गया है। इनफैक्ट आज भी अफगानिस्तान के पश्तो लैंग्वेज में कई ऐसे वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो संस्कृत से डिराइव किए गए हैं। अफगानिस्तान में मौर्यन एम्पायर का, गुप्ता एम्पायर का, कुषाण एम्पायर का, हिंदू शाही डायनेस्टी का और 18th सेंचुरी में सिख एम्पायर का भी राज रहा है। और एंशिएंट अफगानिस्तान में वर्ल्ड फेमस गांधार स्कूल ऑफ आर्ट भी डेवलप किया गया था, जो कि ग्रीक और इंडियन स्कूल्स ऑफ आर्ट का एक बहुत ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन था, जिससे दुनिया के कुछ सबसे खूबसूरत हिंदू और बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स डेवलप किए गए थे। इनफैक्ट 2001 तक अफगानिस्तान के बामियान में गौतम बुद्ध की एक बहुत ही खूबसूरत स्टैचू थी, जिसको तालिबान ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन अरबिया में इस्लाम के प्रकट होने के बाद अफगानिस्तान पर सेंट्रल एशिया से, टर्की से, पर्शिया से और अरब देशों से इन्वेजन स्टार्ट हुए, जिसके बाद अफगानिस्तान के हिंदू और बुद्धिस्ट कल्चर को बहुत ब्रूटली क्रश किया गया। अफगानिस्तान के लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया गया और अफगानिस्तान की इस्लामाइजेशन शुरू हुई। अफगानिस्तान के कई पुराने हिंदू मंदिर, बुद्धिस्ट स्तूप और उनका आर्ट और आर्किटेक्चर डिस्ट्रॉय किया गया। और अफगानिस्तान की पूरी तरह से इस्लामाइजेशन और रेडिकलाइजेशन कंप्लीट होने के बाद अफगानिस्तान से इंडिया की तरफ भी अटैक शुरू हो गए। आपने सुना होगा महमूद ऑफ गजनी, जिसने इंडिया पर 17 रेड्स किए थे अफगानिस्तान से, जिनमें से एक रेड्स में उसने सोमनाथ मंदिर को भी तोड़ दिया था और हजारों हिंदुओं की जान भी ली थी। मोहम्मद घोरी, जो कि अफगानिस्तान के घोर से आया था, जिसने भारत में आकर महाराज पृथ्वीराज चौहान को भी मारा था। उसके बाद 18th सेंचुरी में आपको याद होगा कि अहमद शाह अब्दाली ने भी भारत में अटैक किया था और उसकी बैटल ऑफ पानीपत हुई थी मराठा आर्मी के साथ। उसके बाद 19th सेंचुरी में अफगानिस्तान ब्रिटिश और रशिया के बीच में एक बफर स्टेट बन गया। ये दोनों एम्पायर्स जो थी वो अफगानिस्तान में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, जिसे उस समय पर द ग्रेट गेम कहा जाता था, क्योंकि अफगानिस्तान एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे था जिसके थ्रू कई ट्रेड रूट्स जा सकते थे। इसलिए दोनों एम्पायर्स जो थी अफगानिस्तान को कंट्रोल करना चाहती थी। 1901 में हबीबुल्ला खान अफगानिस्तान का शाह बनता है और हबीबुल्ला खान वेस्टर्न देशों से काफी इन्फ्लुएंस था और उसने अफगानिस्तान में कुछ मॉडर्नाइजिंग रिफॉर्म्स लाए। उसने एजुकेशन और जुडिशरी को रिफॉर्म करना शुरू किया। वो अफगानिस्तान को वेस्टर्न देशों की तरह मॉडर्नाइज करना चाहता था और जुडिशरी और एजुकेशन के साथ उसने वुमेन्स राइट्स के भी थोड़े रिफॉर्म्स शुरू किए। उसके सक्सेसर्स ने भी इन रिफॉर्म्स के आइडियाज को आगे बढ़ाया। 1960s में मोहम्मद दाऊद खान ने अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और मॉडर्नाइजेशन के कुछ एफर्ट्स भी लाए। याद रखिए कि यहाँ पर अफगानिस्तान में जो चेंजेस आ रहे थे वो एक स्ट्रॉन्ग
अथॉरिटी फिगर्स की वजह से आ रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की जो रूरल ब्रॉडर सोसाइटी थी वो अभी भी काफी कंजर्वेटिव और रेडिकल थी। और जनरली इस्लामिक सोसाइटीज में हमने देखा है कि जब भी रिफॉर्म आता है तो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी से आता है। जिस तरह आज हम यूएई और सऊदी अरेबिया में चेंजेस देख रहे हैं, रिफॉर्म देख रहे हैं, वो भी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी फिगर से आ रहे हैं। और इस वजह से काबुल जैसे जो एटलीस्ट अर्बन एरियाज थे वहां पर वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस हमने बढ़ता हुआ देखा। औरतों की एम्पावरमेंट देखी और एम्प्लॉयमेंट में सिग्निफिकेंट पार्टिसिपेशन भी देखना शुरू किया 1970s में। अनाहिता रातेबजाब नाम की एक पॉलिटिशियन थी जो 1965 में अफगानिस्तान की पार्लियामेंट में इलेक्ट भी हुई थी। अफगानी औरतें यूनिवर्सिटी जाना भी शुरू कर रही थी। शहरों में वेस्टर्न स्टाइल क्लोथिंग और कल्चर भी देखने को मिल रहा था। हालांकि ये मॉडर्नाइजेशन और रिफॉर्म्स रूरल रेडिकल इस्लामिस्ट को पसंद नहीं आ रहा था, एक्सेप्ट नहीं हो रहा था। वो इसे अनइस्लामिक मानते थे। और अफगानिस्तान को शायद ये बात पता नहीं थी कि 1800s में जो वेस्टर्न देश और रशिया के बीच में ग्रेट गेम चल रहा था वो गेम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। साला क्रिकेट का टेस्ट मैच है क्या यार, चला ही जा रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। एक नंबर का बोरिंग स्पोर्ट है। एनीवेज, क्रिकेट को गालियां बाद में देंगे, अभी स्टोरी आगे करते हैं। इसका रिजल्ट ये हुआ कि 1973 में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान, जो कि एक सोवियत बैक्ड कम्युनिस्ट ग्रुप था, उसने शाह दाऊद के खिलाफ एक कू कर दिया और शाह दाऊद को मार दिया, जिससे अफगानिस्तान में बहुत बड़ी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गई। इस कू के बाद 1979 में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को अपेरेंटली पॉलिटिकली स्टेबलाइज करने के लिए डायरेक्ट मिलिट्री इंटरवेंशन कर दिया अफगानिस्तान में। और उस समय याद रखिए कोल्ड वॉर चल रहा था अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में, इसलिए अफगानिस्तान के अंदर सोवियत यूनियन को घुसते हुए अमेरिका देख नहीं सकता था। अमेरिका के लिए सोवियत एक्सपेंशन को रोकना बहुत जरूरी था। और यहां से हम देखना शुरू करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान ने अपने टेंटिकल्स अफगानिस्तान के अंदर घुसाने शुरू किए। जिया-उल हक जो उस समय पर पाकिस्तानी पीएम था, उसने इस सिचुएशन का काफी फायदा उठाया। उसने अमेरिका को पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्पेशलिटी से इंट्रोड्यूस किया, यानी आतंकियों को ट्रेनिंग देना। अमेरिका ने पाकिस्तान की हेल्प से एक मुजाहिदीन की आर्मी तैयार की, उनको स्टेट ऑफ द आर्ट अमेरिकन वेपन्स प्रोवाइड किए और उनको CIA की मदद से ट्रेनिंग दी कि किस तरह से रशियंस के खिलाफ गुरिल्ला वॉरफेयर कैरी आउट करना है। और पाकिस्तान में इन मुजाहिदीनों को ओपन सैंक्चुरी प्रोवाइड की गई। हालांकि पाकिस्तान इस बात से अनजान था कि बाद में यही मुजाहिदीन तालिबान के रूप में इनका जीना मुश्किल करने वाले हैं। पाकिस्तान के साथ बेसिकली टॉप 10 एनिमे बिट्रेयल होने वाला था। तो अमेरिका की मदद के साथ मुजाहिदीनों ने सोवियत को अफगानिस्तान से बाहर निकाल दिया। और ये जो मुजाहिदीन थे वो ऑब्वियसली काफी रिलीजियस रेडिकल्स थे। ये वही समय था, याद रखिए, जब सऊदी अरेबिया अपनी ऑयल वेल्थ का इस्तेमाल करके इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज में बहुत सारा पैसा भेजकर मदरसा सेटअप कर रहा था, मस्जिदें सेटअप कर रहा था, रेडिकल प्रीचर सेटअप कर रहा था और वहां भी इस्लाम फैलाने की कोशिश कर रहा था। तो अफगान सोसाइटी और भी रेडिकलाइज होने लगी और अफगान यूथ बड़े नंबर्स में अलकायदा और तालिबान को ज्वाइन करने लगे। और अफगानियों की इस रेडिकलाइजेशन का इस्तेमाल पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ करना शुरू किया, क्योंकि देखिए पाकिस्तान जानता है कि इंडिया को अगर हराना है तो प्रॉक्सी वॉर करके ही हराना पड़ेगा। प्रॉक्सी वॉर एक ऐसा युद्ध होता है जो आमने सामने से नहीं लड़ा जाता। थर्ड पार्टी यानी थर्ड पार्टी आतंकी हायर करके, उनको ट्रेन करके, उनको इंडिया में भेज के उस तरह से इंडिया को डेथ बाय 1000 कट से हराना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पाकिस्तान को पता है कि आमने सामने की युद्ध में तो इंडिया पाकिस्तान का वही हाल करेगा जो साउथ की फिल्मों में हीरोज गुंडों का करता है, यानी उठा उठा के, लिटा लिटा के, दौड़ा दौड़ा के, कुदा कुदा के सुताई करेगा। और इसका एक बड़ा एग्जाम्पल था 1990s की जो इंसर्जेंसी थी कश्मीर में, जिस इंसर्जेंसी में हिंदुओं की एथनिक क्लेंजिंग की गई थी, वो भी पाकिस्तान के सपोर्ट से की गई थी। पाकिस्तान पिछले 40-50 सालों से कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर आतंकवाद को सपोर्ट दे रहा है। आर्टिकल 370 हटने के बाद वो अटैक्स थोड़े कम हुए थे, लेकिन हमने देखा है कि 2024 में इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद पाकिस्तान फिर से इन क्रॉस बॉर्डर अटैक्स को सपोर्ट दे रहा है। जून 9 को रियासी में बड़ा अटैक हुआ था। इनिशियली जो हमें रिपोर्ट्स आई वो यही है कि मिलिटेंट्स घात लगाए बैठे थे और उन्होंने उस बस के ऊपर फायर किया। इसी साल कठुआ में बड़ा अटैक हुआ है। जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है, कठुआ इलाके से ये बड़ी खबर है। टेररिस्ट अटैक यहाँ पर, यानी आतंकी हमला हुआ है और सेना की गाड़ी पर ये आतंकी हमला हुआ है। और 1999 के बाद पाकिस्तान ने जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे आतंकी ग्रुप्स का भी फॉर्मेशन किया और इसमें भी कई सारे अफगानों को इंक्लूड किया। मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ था जो पाकिस्तान से करवाया गया था, उसे भी हाफिज सईद द्वारा अफगानिस्तान के ट्रेनिंग कैंप से ही प्लान करके एग्जीक्यूट किया गया था। और उसके बाद एक इनफेमस हाईजैकिंग हुई थी इंडिया की फ्लाइट की। इस फ्लाइट को आतंकियों ने हाईजैक किया था और डाइवर्ट करके अफगानिस्तान के कांधार ले गए थे। काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस के विमान का आज अपहरण कर लिया गया है।
plane was carrying 11 crew members and 179 passengers. हाईजैकर्स ने उस फ्लाइट में जो 179 इंडियन पैसेंजर्स थे उनको हॉस्टेज बनाया और उनके बदले इंडियन गवर्नमेंट से 36 डेंजरस आतंकवादियों को रिलीज करने का प्रेशर बनाया, इंक्लूडिंग मौलाना मसूद अजहर, मुश्ताक अहमद जरगर और अहमद ओमर सईद शेख। साथ ही $200 मिलियन की हैवी अमाउंट की भी डिमांड की। इंडियन गवर्नमेंट भी सोच रही होगी ये सब सुन के, तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ। और भारत सरकार ने उस समय पर अजीत डोवल, जो उस समय इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर थे, उन्हें यह सिचुएशन हैंडल करने के लिए कांदाहार भेजा। उस समय अजीत डोवल को उस तरह के रिसोर्सेज नहीं मिल पाए जिस वजह से वो एक ऐसा ऑपरेशन कर पाए जिससे कि सारे हॉस्टेजेस को सेफली घर वापस लाया जा सके। तो अल्टीमेटली इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि आतंकियों को छोड़ दिया जाएगा ताकि सारे जो हॉस्टेजेस है वो सेफली घर वापस आ सके। लेकिन उस इंसिडेंट को अजीत डोवल ने एक पर्सनल डिफीट माना। उन्हें पता चल गया कि अफगानिस्तान में देखिए, जब तक पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस है तब तक भारत पूरी तरह से सेफ नहीं रहेगा और अफगानिस्तान भी भारत के लिए पाकिस्तान की तरह ही एक बड़ा दुश्मन बना रहेगा। तो अजीत डोवल को पता था कि अफगानिस्तान को अगर स्टेबलाइज करना है तो वहां पर पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस खत्म करना बहुत जरूरी है और इसलिए अफगानिस्तान के अंदर भारत का स्ट्रेटेजिक इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना जरूरी है। और यहाँ आता है देखिए कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में हम साथ साथ है वाली हालत हो रखी थी। देखिए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में एक हिस्टोरिकल प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जो बॉर्डर डिवाइड करता है उसे ड्यूरन लाइन कहते हैं, जिसे 1893 में ब्रिटिश इंडिया और अफगान एम्पायर को सेपरेट करने के लिए बनाया गया था। इस ड्यूरन लाइन को ऑफिशियली अफगानिस्तान ने कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है, क्योंकि ये ड्यूरन लाइन जो है ये अफगानिस्तान के एथनिक पश्तून्स को दो हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ अफगानिस्तान के पश्तून, दूसरी तरफ पाकिस्तान के पश्तून। अफगानिस्तान में पश्तूनों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इसलिए पश्तून आइडेंटिटी अफगानिस्तान के लिए हमेशा से एक बड़ा इमोशनल और कल्चरल मुद्दा रहा है। और अफगानिस्तान को इस बात से भी चिढ़ है कि पाकिस्तान कई सालों से पश्तून और पाकिस्तानी अफगान्स के खिलाफ बहुत बुरा बर्ताव करता हुआ आ रहा है, इंक्लूडिंग पश्तून यूथ की फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस बाय द पाकिस्तानी आर्मी। जनवरी 2018 में नकीबुल्लाह महसूद नाम के एक पश्तून यूथ की कराची पुलिस ने एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग कर दी थी, जिस वजह से बहुत बड़ा पश्तून प्रोटेस्ट हुआ था पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ। और ये प्रोटेस्ट एक बड़े पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गया जिसका नाम पड़ा पश्तून तहफ्फुज मूवमेंट, यानी पश्तून प्रोटेक्शन मूवमेंट। ये एक पीसफुल मूवमेंट है जिसका इस्तेमाल पश्तून कर रहे हैं पाकिस्तान में अपनी राइट्स मांगने के लिए। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत एक्टिवली और वायलेंटली इस प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की है। कई पश्तून प्रोटेस्टर्स को मारने की खबरें आई हैं पाकिस्तान से निकल के। एक इंसिडेंट हुआ था मई 2019 में, जिसमें एक चेक पॉइंट में सिक्योरिटी फोर्सेस ने 13 पीटीएम सपोर्टर्स को मार डाला था और 25 लोगों को घायल किया था। उसके ऊपर से अफगान इस बात से भी नाराज है कि पाकिस्तान ने हाल में ही 15 लाख से ज्यादा अफगानियों को अफगानिस्तान वापस डिपोर्ट कर रहा है, जिसमें से कई अफगान ऐसे हैं जो पाकिस्तान में नौकरी कर रहे हैं कई सालों से और कुछ लोगों की तो जमीनें हैं पाकिस्तान में। और इस वजह से अफगान जो है वो बहुत चिढ़े हुए हैं पाकिस्तान से। और देखिए तालिबान एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ ये लोग अफगान नेशनलिस्ट भी हैं। तालिबान के मेजॉरिटी मेंबर पश्तून हैं। तो नॉर्मल अफगान के साथ साथ तालिबान भी पाकिस्तान की इस बुरी ट्रीटमेंट से बहुत नाराज है। और इस वजह से हमने देखा है कि रिसेंटली अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर तालिबान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच में काफी क्लैशेस भी हुए हैं। And cross-border firing between Afghanistan's Taliban and Pakistani forces at a key northwestern crossing. 3 people, including a woman and 2 children, have been killed. According to local Pakistani official Zahid Khan, there was no immediate information about injuries on the Pakistani side of the Turkmen border. तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस बड़ी दरार को रियलाइज करते हुए भी अजीत डोवल और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज ने देखा है कि देखिए यार, यहाँ पर एक हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और इंडियन गवर्नमेंट ने अफगानिस्तान के साथ बहुत बड़ी एक ट्रस्ट बिल्डिंग मुहिम चलाई है। साल 2000 के बाद भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है अफगानिस्तान में, उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आया है। देखिए अफगानिस्तान में कांदाहार हाईजैक होने के बावजूद इंडिया ने अफगानिस्तान के खिलाफ कुछ खास नेगेटिव एक्शन नहीं लिया, उल्टा अपनी इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दुगनी कर दी अफगानिस्तान में। 2015 में मोदी गवर्नमेंट के इलेक्ट होने के बाद भारत ने अफगानिस्तान के लिए एक ब्रांड न्यू पार्लियामेंट बना कर दी, जो 1000 करोड़ के लागत से बनाई गई है और इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने खुद किया। This parliament complex being inaugurated by Prime Minister Narendra Modi. There you can see the ribbon cutting ceremony. There he is with President Ashraf Ghani. I remember when they first met, they exchanged a bear hug, and it really
symbolize the warmth between the two countries. इसके बाद भारत ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी अफगानिस्तान में डेवलप किए हैं। 2016 में भारत ने हेरात प्रोविंस में सलमा डैम का प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दिया अफगानिस्तान को, क्योंकि ये 42 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है अफगानिस्तान के लिए और 2 लाख एकड़ फार्म लैंड को इरिगेट भी करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 देशों की विदेश यात्रा के पहले पड़ाव पर कल अफगानिस्तान का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री मोदी और अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने संयुक्त अफगान भारत मित्रता बांध का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांध का नाम अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम रखने के लिए प्रेसिडेंट अशरफ गनी का आभार जताया। इसके अलावा इंडिया ने काबुल में शहतूत डैम प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए भी $250 बिलियन अफगान गवर्नमेंट को दिए हैं, जिसको अफगानिस्तान के एक्स प्रेसिडेंट ने गिफ्ट ऑफ वाटर कहा था इंडिया से। India Afghanistan holds summit level talks sign pact for construction of Shahtoot Dam. इस प्रोजेक्ट की वजह से 20 लाख अफगानी लोगों को डायरेक्ट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा। साथ ही कई बड़े रोड प्रोजेक्ट भी बनाने में इंडिया अफगानिस्तान की बहुत मदद कर रहा है, इंक्लूडिंग द जरांज डेलाराम हाईवे, जो 600 करोड़ रुपीस के कॉस्ट पर इंडिया अफगानिस्तान के लिए डेवलप कर रहा है। ये हाईवे अफगानिस्तान को ईरान के चाबहार पोर्ट से कनेक्ट करता है, जो भारत, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के बीच एक स्ट्रेटेजिक रूट बन जाएगा। ये प्रोजेक्ट भारत के लिए जियोपॉलिटिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट के थ्रू भारत पाकिस्तान को पूरी तरह से बाईपास कर सकता है और डायरेक्टली सेंट्रल एशिया से ट्रेड कर सकता है। उसके साथ साथ जब अफगानिस्तान में कोविड-19 का पैंडेमिक हुआ था, उस समय पर इंडिया ने 1.5 मिलियन से ज्यादा कोविड वैक्सीन के डोजेस अफगानिस्तान को प्रोवाइड किए थे। इंडिया ने 1.6 टन ऑफ मेडिकल सप्लाईज भी अफगानिस्तान को इस समय पर प्रोवाइड की थी। उसके ऊपर से इंडिया ने एक भारी फूड कमिटमेंट भी अफगानिस्तान को दी थी, क्योंकि उस समय पर अफगानिस्तान एक बहुत बड़ी फूड शॉर्टेज से जूझ रहा था। जब 2022 में अफगानिस्तान में भूकंप आया था, तो भारत पहला देश था जिसने तुरंत एड ऑफर किया था अफगानिस्तान को। 2021 से 2023 के बीच में भारत ने अफगानिस्तान में 27 टन रिलीफ मटेरियल, 50,000 मेट्रिक टन व्हीट, 40,000 लीटर्स ऑफ पेस्टिसाइड्स और 300 टन ऑफ मेडिसिन प्रोवाइड की है। Since August 2021, we have delivered 27 tons of relief material, 50,000 metric tons of wheat, 40,000 liters of pesticides and more than 300 tons of medicines. इनफैक्ट इंडिया अफगान पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। हर साल हजारों अफगान पेशेंट्स इंडिया आते हैं हाई लेवल और कॉस्ट इफेक्टिव इलाज करवाने के लिए। और एज ऑफ 2023 14,000 से ज्यादा अफगान स्टूडेंट्स इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई कर रहे हैं, अलग अलग स्कॉलरशिप्स पर। यही नहीं, अभी और सुनिए। भारत ने अफगानिस्तान के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में भी बहुत बड़ी मदद की है। अफगानिस्तान की नेबरिंग कंट्रीज को अफगानिस्तान के लोगों की मदद करने के लिए कहा था, और इसके कुछ ही दिन के बाद इंडियन ऑफिशियल्स का एक डेलीगेशन काबुल में तालिबान लीडर के साथ मीटिंग करने के लिए गया था, जिसके कुछ दिन बाद ही इंडिया ने अफगानिस्तान में अपना खुद का एक टेक्निकल ऑफिस खोला था। और आप देखिए कि इंडिया का रिकग्निशन मिलने के लिए तालिबान ने भी अपनी तरफ से कैसे रिस्पॉन्ड किया। इंडिया का रिकग्निशन मिलने के बाद तालिबान ने लश्कर तैयबा, अल कायदा, जैश ए मोहम्मद जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी अफगानिस्तान से बाहर निकालना शुरू कर दिया है। इंडिया ने पाकिस्तान को डायरेक्टली टारगेट करते हुए कहा है कि आज से कोई भी देश अफगानिस्तान की जमीन को आतंकवाद एक्सपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अजीत डोवल ने एक स्ट्रेटेजिक मूव में तालिबान को भी समझाया है कि अगर उन्हें रीजनल और ग्लोबल लेजिटिमेसी चाहिए तो उन्हें भी पाकिस्तानी टेररिज्म के खिलाफ भारत के साथ खड़ा होना होगा। अभी पिछले ही साल डोवल ने ओपनली कहा था कि भारत कभी भी अफगानिस्तान को अबैंडन नहीं करेगा। भारत हमेशा अफगानिस्तान के लोगों के साथ खड़ा रहेगा। और जो टेंजिबल एफर्ट्स मैंने आपको दिखाए थे कि किस तरह से इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है अफगानिस्तान के वेलबीइंग के लिए, उससे जो अजीत डोवल के स्टेटमेंट्स हैं उसको जेन्युइन लेजिटिमेसी मिलती है। अजीत डोवल ने तो यहाँ तक तालिबान गवर्नमेंट को बोल दिया है कि यार जरा लड़कियों को एजुकेट करना भी शुरू करो। रेगुलरली इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। इसी मीटिंग के दौरान तालिबान के जो ट्रेड मिनिस्टर हैं, उन्होंने इंडिया अफगानिस्तान ईरान कॉरिडोर जो चाबार पोर्ट से जाता है उसके लिए भी ओपन सपोर्ट दिखाया। और इंडिया की इसी इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी की वजह से आज तालिबान के लीडर्स हैं जो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया की इसी स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी का नतीजा है कि जब बीबीसी गैलप सर्वे डिपार्टमेंट ने अफगानिस्तान के लोगों से सर्वे किया था, उसमें पाया गया कि नियरली 65% अफगान सिटीजन्स इंडिया को एक पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, जबकि सिर्फ 3.5% अफगान सिटीजन्स पाकिस्तान को पॉजिटिवली देखते हैं। और ये जो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफगानिस्तान में की है, उसके टेंजिबल रिजल्ट्स भी आज हम देख सकते हैं, क्योंकि इंडिया की इस इन्वेस्टमेंट का डायरेक्ट इंपैक्ट पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशंस पर भी पड़ रहा है। तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि तालिबान का पाकिस्तानी विंग है, उन दोनों में रिलेशनशिप्स काफी क्लोज हो रही है, जिस वजह से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है।
तालिबान ने पाकिस्तान को ओपनली चैलेंज करना शुरू कर दिया है और पाकिस्तान के खिलाफ ओपनली डायरेक्ट मिलिट्री एक्शन लेना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर पर बहुत बड़ी टेंशंस बढ़ रही हैं। जो पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, जहां पर बड़ी पश्तून पॉपुलेशन है, वहां पर तालिबान और खासकर टीटीपी का बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है और वहां पर रूटीनली पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ अटैक्स हो रहे हैं। यूएन की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक टीटीपी को अफगानिस्तान में ऑलमोस्ट 7,000 मिलिटेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है, जो तालिबान की वजह से ट्रेनिंग ले रहे हैं ताकि पाकिस्तान को जाकर अटैक कर सकें। अफगान तालिबान जो है वो टीटीपी को एडवांस वेपनरी भी प्रोवाइड कर रहा है, इंक्लूडिंग नेटो ग्रेड इक्विपमेंट सच एज नाइट विजन डिवाइसेस, जो कि यूएस ने और नेटो ने अफगानिस्तान में छोड़ दिए थे जब वो अफगानिस्तान को इवैक्यूएट कर रहे थे। और टीटीपी के पाकिस्तान के ऊपर अटैक्स की लिस्ट आप देख लीजिए। अब आप आतंक के उन हैवानों की तस्वीर भी देखिए जिन्होंने कितनी माताओं की कोख उजाड़ दी है। तालिबान के ये उन 6 दरिंदों की तस्वीर है जो पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल में घुसे और बच्चों पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। गौरतलब है कि 28 अगस्त को डेरा इस्माइल खान से टीटीपी ने लेफ्टिनेंट कर्नल खालिद आमिर और उसके 3 रिश्तेदारों को अगवा कर लिया था। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के लड़ाकों ने पाकिस्तान पर तोप के गोले दाग दिए हैं, लेकिन तालिबान ने पाकिस्तान को उठा कर पटका है। 2021 में टीटीपी ने पाकिस्तान में 573 अटैक्स किए थे। 2023 में 1200 से ज्यादा अटैक्स किए थे और ये नंबर 2024 में और भी बड़ा होने वाला है। इतनी बुरी हालत हो रखी है पाकिस्तान की अपने नॉर्थ वेस्ट एरिया में कि कुछ मीडिया का तो मानना है कि जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है पाकिस्तान का, वो उन्होंने टीटीपी को खो भी दिया है। Islamabad has lost control over large parts of territory in the western frontier regions of the country to the Pakistani Tehreek-e-Taliban or the TTP. और वहाँ पर टीटीपी ने एक पैरेलल गवर्नमेंट भी बना ली। Has also announced its own cabinet, a cabinet which consists of various ministries. There's defense, judiciary, information, education, intelligence, economic affairs, political affairs, a fatwa issuing authority. और ये तो यार आधी कहानी है, और भी बड़ी कहानी तो ये देखिए। डोवल और इंटेलिजेंस एजेंसीज का एक और बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये है कि आपने नोटिस किया होगा कि इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट के कुछ लोग जो हैं वो काफी तेजी से हुरों के पास भेजे जा रहे हैं। His name was Maulana Hafiz Qari Khurram Shehzad. He too was killed by unknown bike-borne assailants. The identities of those killers also remain unknown. Let's rewind a bit more. In May, another ISI operative was. The identities of the killers also remain unknown. On the 26th of February this year, former commander of Pakistan-based terror outfit Al-Badr was killed. और CIA के कुछ सोर्सेस कह रहे हैं कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं इन लोगों के ऊपर, उसमें शायद एक इंडियन लिंक भी है। Son, so he has another brother, Dawood. And India kind of works with Dawood and they give him money. And it's just kind of like the little things they do with Liberation Army, BLA, and TTP. And it's like the things they do to poke Pakistan. You know, that crap. And it's not even tons of money compared to what we're putting in. So I have all these questions, okay? So it's like, what is India getting? And also, really, what's the Taliban getting? Because they don't give a damn about $10 million. मतलब इंडिया को उंगली भी नहीं उठानी पड़ रही है और उनके दुश्मन तालिबान की मदद से मच्छरों की तरह टपके जा रहे हैं। बेसिकली अजीत डोवल पैंडेमिक के बाद रिमोट वर्क को अलग ही लेवल पर ले गए हैं और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की, अजीत डोवल की, इंडियन गवर्नमेंट की जो फार साइटेडनेस है और स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी है, उसने पाकिस्तान के जो एम्बिशंस है अफगानिस्तान में, उसको एक बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई है। जो स्टेट एक समय पर पाकिस्तान का एक प्रॉक्सी स्टेट था, अब वो पाकिस्तान का एक बड़ा दुश्मन बन गया है, पाकिस्तान की गलतियों की वजह से और इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी की वजह से। इंडिया की स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी, इंडिया की इन्वेस्टमेंट, इंडिया ने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद की है अफगानिस्तान की, उससे इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कल्चरल और पीपल टू पीपल बॉन्ड्स बने हैं स्ट्रॉन्ग, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में दोस्ती करना और भी आसान हुआ है और इंडिया को अफगान लोगों में भी लेजिटिमेसी मिल रही है। इसीलिए तो हमें ऐसी क्लिप्स देखने को मिल रही हैं जहां पाकिस्तान के पश्तून पाकिस्तान के बजाय इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया का आपने साथ दिया है, इसमें कोई अच्छा है तो हम उसका अच्छा बोलेंगे। अच्छा है हमारे साथ, उसने हमारा कोई नुकसान नहीं किया हमारे लिए। चीन को क्यों पसंद करते हैं आप लोग? चीन हमारा साथी मुल्क है, हमें जो इंडिया अफगानिस्तान का मुल्क है। मेरी बात सुनिए ना, दुश्मनी तो यहाँ पर बनती ही नहीं। वो फैक्ट है, अगर वो इंडिया को लाइक करते तो हमें इससे दुखी नहीं होना चाहिए, हमें इससे मसला ही नहीं होना चाहिए। तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी, उनकी जो विजन थी, उसने अफगानिस्तान को सिर्फ एक टूल की तरह ही नहीं देखा जिस तरह से पाकिस्तान अफगानिस्तान को देखता था, बल्कि एक जेन्युइन पार्टनर की तरह देखा, जिसको कि अगर वो इंप्रूव कर सकते हैं तो पूरा इंडियन सबकॉन्टिनेंट शायद इंप्रूव हो सकता है। और मैं ये नहीं कह रहा कि अफगानिस्तान से देखिए हमारी कितनी अच्छी दोस्ती है, अफगानिस्तान कितना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए तालिबान अभी भी एक आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान को 100% ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन कहते हैं ना कि भाई हमारे दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स हर एक देश को अलग अलग देशों के साथ डेवलप करनी चाहिए अगर उससे हमारी मदद होती है तो। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि आज अफगानिस्तान में इंडिया के लिए
इस तरह के पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस आते हैं? क्या आपको लगता है कि इंडिया को तालिबान जैसे एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ अच्छी दोस्ती डेवलप करनी चाहिए? क्या ये इंडिया के ऊपर बैकफायर कर सकता है फ्यूचर में? अपने कमेंट नीचे वाले सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और देखिए अजीत डोवल किस तरह से इंडिया की इंटेलिजेंस apparatus को, इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से रिवैम्प कर रहे हैं, ओवरहॉल कर रहे हैं और यूके और अमेरिका जैसे देशों की कंपैरिजन में ला रहे हैं। उसके बारे में अगर आप और वीडियोस देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियोस रहेंगे। मैं आपसे अगले एपिसोड में मिलूंगा और तब तक स्वस्थ रहें, सुखी रहें। फिर मिलेंगे और आप सबको एक सेकंड प्रणाम।